दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं जैक रीचर की सीजन 4 एपिसोड 1 की। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि रीचर एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। ट्रेन में काफी कम लोग थे। तभी उसकी नजर एक एशियन औरत पर पड़ती है जो रो रही थी और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। रीचर को तुरंत शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाके कहता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकती हो। औरत कहती है कि यहां से चले जाओ, लेकिन रीचर उसे समझाता है कि तुम जो भी करने वाली हो वो बहुत खतरनाक है। रीचर को डर था कि कहीं उसके पास बम न हो। वो उससे कहता है कि अपना हाथ आराम से बाहर निकालो। औरत बात मान तो जाती है, पर तभी ट्रेन को एक झटका लगता है। घबराकर वो औरत अपने बैग से गन निकालकर रीचर पर तान देती है। रीचर राहत की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा तुम्हारे पास बम है। रीचर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूं। लेकिन जैसे ही वो पुलिस शब्द सुनती है वो तुरंत खुद को गोली मार लेती है। अगले सीन में रीचर पुलिस स्टेशन में दिखता है, जहां डिटेक्टिव शो और डिटेक्टिव तमारा उससे पूछताछ करने आते हैं। जब शो उससे उसका एड्रेस पूछता है तो रीचर बेफिक्री से जवाब देता है, फिलहाल मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूं, तो यही मेरा घर है। यानी उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। रीचर के ऐसे उल्टे सीधे जवाबों से दोनों डिटेक्टिव बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। डिटेक्टिव शो गुस्से में पूछता है, तुमने उस औरत का भेजा क्यों उड़ाया? रीचर साफ मना कर देता है कि उसने उसे नहीं मारा, वो तो बस बात करने गया था। रीचर बताता है कि उस औरत की हरकतें अजीब थीं। वो काफी डरी हुई थी और उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था जिसमें आसानी से बम छिपाया जा सकता था। गया है, बजाय खुद को ही मार लिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये काम तुम्हारा ही लगता है। रीचर कहता है, ट्रेन में उस समय 4 लोग मौजूद थे, आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते हो। लेकिन डिटेक्टिव कहती है 4 नहीं 3 थे। फिर रिचर बताता है कि डिब्बे के आखिर में 50 साल की उम्र का भूरी पट और कॉटन की शर्ट पहने एक आदमी भी था। शायद वह डर के मारे भाग गया होगा। और वैसे भी अगर मैंने गोली चलाई होती तो मेरे हाथों पर गन पाउडर और कपड़ों पर खून के कतरे होते। और फिर जब मैं यहां पर आया तो वॉशरूम में मैंने अपने हाथ धोए थे। उस समय तुम मेरे पास में ही थे। अगर मैंने उस औरत को मारा होता तो तुम मुझे कभी भी अपने हाथ नहीं धोने देते। इसलिए फड़ू से सवाल पूछना बंद करो। फिर परेशान होकर तमारा बताती है कि हमारे पास किसी का कॉल आया था, कुछ लोग तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। फिर रीचर कहता है जरूर वो लोग डीसी से होंगे, CIA, DIA या फिर DOD वाले, क्योंकि अगर FBI वाले होते तो अब तक मैं उनकी हिरासत में होता, क्योंकि यहां पर उनकी एक ब्रांच है। फिर तमारा बताती है कि मरने वाली औरत का नाम एना था जो कि FBI से थी, इसलिए तुम्हें प्यार से बोल रही हूं, चुपचाप यहां पर रुक जाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। रीचर कहता है, मैं यहां पर रुकूंगा क्योंकि मुझे तो खुद भी जानना है कि उस औरत ने खुद की जान क्यों ली। वो परेशान थी और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर पाया। फिर श अपने नंबर बनाने के लिए कहता है, कुछ लोग जिंदगी के किनारे पर खड़े होते हैं और उनको मारने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है, और उस औरत को वो धक्का तुमने दिया, यानी तुमने उसको मरने पर मजबूर किया। इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और ये धमकी देने के बाद वो बाहर चला जाता है। फिर रिचर तमारा को कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ सामान चाहिए। खाना खाते समय वो तमारा से कहता है कि तुम अपने पार्टनर से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन क्या तुम्हें इस कार्टून के अलावा अपने डेस्क पर रखने के लिए कुछ और नहीं मिला? फिर वो कहता है कि लगता है तुमने अपने बॉस को नाराज किया है, तभी तो आधी रात को तुम अपने डेस्क पर बैठकर रिपोर्ट बना रही हो, जबकि तुम एक काबिल ऑफिसर हो। तभी वहां पर मैरिक नाम का एक पुलिस वाला एंटर करता है, जिसको देखकर तमारा बताती है कि ये उस मरने वाली औरत एना का भाई है। फिर उसको देखकर रिचर कहता है कि ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये बहुत ही ज्यादा सदमे में है। तभी कुछ देर बाद वहां पर FBI के 3 ऑफिसर्स आते हैं ताकि रिचर से पूछताछ कर सके, लेकिन रिचर तो खुद ही उनसे सवाल जवाब करने लगता है, जिसका वे लोग कोई भी जवाब नहीं देते। फिर रिचर कहता है, आधी रात को 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद तुम लोग एक ऐसे इंसान से बात करने के लिए आए हो जो उस मरने वाली महिला से बात करने वाला आखिरी शख्स था। शायद तुम यहां पर बॉस को खुश करने के लिए आए हो, क्योंकि अगर तुम में इनकार करने की हिम्मत होती तो इस समय आराम से सो रहे होते। मुझे लगता है कि तुम लोग सब्स्टिट्यूट हो। तभी एक एजेंट पूछता है कि तुमने एना से बात क्यों की? रिचर कहता है कि मुझे लग रहा था कि वो ट्रेन उड़ाने वाली है। फिर उनमें से एक एजेंट कहता है कि तुम फौज में एक सम्मानित पोस्ट पर थे, क्या फौज छोड़ते समय तुम्हारा सरकार के साथ कोई मसला हुआ था? रिचर कहता है, एक नहीं ढेरों मसले हुए थे। फिर उनमें से एक एजेंट पूछता है कि एना ने मरने से पहले तुम्हें क्या दिया था? रिचर कहता है, प्लेटफॉर्म पर मेरी तलाशी हुई थी और अब तक तो तुम लोगों ने भी पूरी ट्रेन और पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से खंगाल लिया होगा। उम्मीद है कचरे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि सरकार इतनी परेशान क्यों है कि उसने मुझे कुछ दिया होगा? डिटेक्टिव कहता है, सवाल हम करेंगे,
तुम सिर्फ जवाब दोगे। लेकिन रीचर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर जाते जाते वो तमारा से कहता है अपना ख्याल रखना। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसके पास 2 आदमी आते हैं और पूछते हैं कि ट्रेन में जो औरत मरी थी क्या उसने तुम्हें कुछ दिया था। रिचर कहता है मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। फिर उनमें से एक एशियाई लड़का कहता है कि मैं पेन ड्राइव की बात कर रहा हूं। फिर वो दोनों ही होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर बिना साबुन के ही उनको धो डालता है। फिर वहां से निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहां पर उसकी नजर ऐना के भाई पर पड़ती है जो कि वहीं पर बैठकर कॉफी पी रहा था। फिर रिचर उसके पास जाकर बैठ जाता है और बताता है कि मरने से पहले तुम्हारी बहन ने मुझसे ही बात की थी। रिचर बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले 2 लोगों ने किसी पेनड्राइव के लिए मुझ पर हमला किया। क्या तुम बता सकते हो कि उस पेनड्राइव में क्या है? ऐना का भाई मैरिक कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना ही पता है कि मेरी बहन कभी भी खुद की जान नहीं ले सकती। वो अपनी नौकरी से बहुत खुश थी और अपने बेटे बन से भी बहुत प्यार करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था। फिर रीचर पूछता है उसका हस्बैंड कहाँ पे है। मैरिक बताता है कि जब उसको पता चला कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है तो वो घर छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ दिन बाद शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मेरे भांजे को पालने में भी मैंने ही मेरी बहन की हेल्प की थी। फिर रिचर पूछता है कि तुम्हारी बहन FBI में क्या काम करती थी। मैरिक कहता है ऐसे ही छोटा मोटा पेपर वर्क। फिर वो बताता है कि हम दोनों बहन भाइयों को गोद लिया गया था। तभी रिचर देखता है कि वही दोनों गुंडे एक बार फिर से बाहर आकर खड़े हो गए, इसलिए वो पास बैठे एक स्टूडेंट से कुछ पैसे देकर उसकी पेनड्राइव खरीद लेता है। मैरिक पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रिचर कहता है तुम्हारी बहन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके पास जिंदा रहने का रास्ता ही खत्म हो गया और मुझे वही पता लगाना है। मैं उसको बचा सकता था लेकिन बचा नहीं पाया। फिर रिचर 1.5 घंटे के बाद यहीं पर मिलने के लिए कहकर उन दोनों गुंडों के पास चला जाता है और कहता है तुम्हें ये पेनड्राइव चाहिए और मुझे चाहिए पैसा, इसलिए या तो अपने बॉस के पास लेकर चलो या फिर मुझसे फिर से मार खाओ। फिर वो दोनों लड़के रिचर को एक एशियन लड़की के पास लेकर जाते हैं जो अपनी माँ के साथ बैठी थी। वो लड़की अपना नाम लैला बताती है और रिचर को अकेले में बात करने के लिए कहती है। वो रिचर को बताती है कि 90s में इंडोनेशिया में मेरी माँ की मुलाकात एक आदमी से हुई। फिर उसने मेरी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया जिससे मैं पैदा हुई। फिर वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया और कभी भी वापस नहीं आया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मुझे एक गंभीर बीमारी लग गई जो तभी सही हो सकती है जब मुझे बोन मैरो मिलेगा। बोन मैरो मेरी माँ मुझे नहीं दे सकती क्योंकि उनकी तो किडनी खराब है। ऐसे में बचते हैं सिर्फ मेरे फादर। फिर मैंने कई डिपार्टमेंट में जाकर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, जहां मेरी मुलाकात ऐना से हुई जो कि बहुत ही अच्छी औरत थी। उनको मेरे फादर के बारे में पता चल गया जो कि एक बहुत ही अमीर पॉलिटिशियन है, यानी कांग्रेसमैन जॉन सैमसन नॉर्थ कैरोलिना के प्रतिनिधि, और आगे चलकर वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार भी होंगे। ऐना उनके ही खिलाफ मुझे कुछ सबूत देने वाली थी ताकि जब मैं ये बात जनता के सामने लेकर आऊं तो जनता के प्रेशर में आकर वो मुझे अपनी बेटी मान ले और फिर बोन मैरो देने के लिए मान जाए। जानती हूं ये गलत है, लेकिन मैं इसी जानकारी का यूज करके उनको ब्लैकमेल करने वाली हूं क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। ऐना सबूत के साथ मेरे होटल में मिलने वाली थी लेकिन वहां आई ही नहीं। फिर रिचर पूछता है कि उसने खुद की जान क्यों ली। लैला कहती है मैं नहीं जानती। फिर लैला उस पेनड्राइव के बदले रिचर को कुछ पैसे देती है, लेकिन रिचर बताता है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा क्योंकि उस पेनड्राइव में कुछ भी नहीं है। मैं पहले एक इन्वेस्टिगेटर था, सो इन्वेस्टिगेशन मेरी फितरत में है। फिर लैला रिचर को अपना एड्रेस देती है और कहती है अगर कुछ भी पता चले तो दोस्त समझकर मुझे बता देना। फिर रिचर एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है और वापस से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पे ऐना का भाई उसका इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हारी बहन ने कांग्रेसमैन जॉन सैमसन का डेटा चुराया था अपने किसी दोस्त को देने के लिए क्योंकि वो उसका नाजायज पिता है। फिर मैरिक वहां से जाने लगता है जॉन सैमसन के बारे में और पता लगाने के लिए, लेकिन रिचर कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी अब इस मामले में शामिल है। तुम अकेले पुलिस वाले इसमें क्या ही उखाड़ लोगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करते हैं मैं भी उनकी ही हेल्प करता हूं। अगले सीन में हम देखते हैं जब तमारा अपने ऑफिस में जाती है तो देखती है कि FBI वाले ऐना के केस की फाइल को चेक कर रहे थे। फिर वो कहती है दूर हो जाओ मेरे डेस्क से, ये मेरी फाइल है। फिर उसका पार्टनर बताता है कि अब से ये केस FBI वाले ही संभालेंगे और कैप्टन ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है। अब न चाहते हुए भी तमारा को वो फाइल उनको सौंपनी पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर और मैरिक सैमसन का डेटा चेक कर रहे थे जिसमें उसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर निकलता है, कहीं भी कोई भी दाग नहीं। फिर रिचर कहता है कि हमें उसका मिलिट्री डेटा चाहिए जिसको हमेशा ही खुफिया रखा जाता है, उनसे ही हमें पता चलेगा कि ये आदमी कौन है,
फिर वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि मिलिट्री का पुराना डेटा कहाँ पर रखा है। लाइब्रेरियन बताती है कि वो बेसमेंट में है, इसलिए रिचर उस डेटा को देखने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। लेकिन वहां पर दबे पांव एक किलर आ जाता है और कहता है वो पेनड्राइव मुझे दे दो। लेकिन जब रिचर मना करता है तो वो चाकू से रिचर पर हमला कर देता है। लेकिन रिचर को मार पाना बच्चों का खेल थोड़ी है। रिचर मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और साथ में बहुत सारा फर्नीचर भी। तभी उस किलर को अपना चाकू दिख जाता है, इसलिए जैसे ही वो उसको उठाने के लिए 2 अलमारियों के बीच में जाता है तो रिचर अपनी पूरी जान लगाकर उस अलमारी को धक्का देने लगता है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुंडा 2 अलमारी के बीच में नहीं बल्कि हाइड्रोलिक मशीन के बीच में फंस गया है। फिर रिचर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस किलर का दम निकाल देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीटकर कोल्ड रूम में ले जाता है और वहां पर कोयला जलाने वाली भट्टी के अंदर बंद कर देता है, जो कि आजकल बंद पड़ी थी। फिर वो जल्दी से बाहर जाता है और ऐना के भाई को कहता है हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा क्योंकि लैला की जान खतरे में है। फिर रास्ते में जाते वक्त वो लैला के पास कॉल करता है, लेकिन वो इस समय नहा रही थी, इसलिए वो अपना फोन नहीं उठा पाती। फिर रिचर उसके पास वॉइस नोट भेजता है कि जल्दी से अपने रूम से निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इतने में वहां पर एक किलर भी आ जाता है। तभी कुछ ही देर में रिचर भी वहां पर पहुंच जाता है और भागते हुए लैला के रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि लिफ्ट इस समय बिजी थी। लैला का रूम नंबर 506 था, जो कि 5वें माले पर था। फिर जैसे ही किलर एक डिवाइस की हेल्प से लॉक खोलकर रूम के अंदर जाता है तो इतने में रिचर भी वहां पर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। वो किलर रिचर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर के हाथ में एक पेन लग जाता है और वो वीक हीरो के शयन की तरह किलर को पंक्चर कर देता है। इतने में मैरिक भी वहां पे आ जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते समय उसको जोर से झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ 2 सांडों की लड़ाई हो रही थी। फिर रिचर उस किलर को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो किलर मरता नहीं क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर जब वो वहां से भागने लगता है तो रिचर उसको पकड़ने के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर एक काली कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकलकर रिचर पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। फिर वो लैला को कहता है कि हमें यहां से जाना होगा क्योंकि पुलिस आकर तुमसे सवाल जवाब करेगी और चाहे कुछ भी हो ब्लैकमेलिंग करना जुर्म है। फिर वो तीनों चुपके से होटल से खिसक लेते हैं और सामने के एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठ जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। रिचर कहता है जल्दी से जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदो, दबे हुए रंग के खरीदना, भड़कीले रंग के मत खरीदना वरना सबकी नजर में आ जाओगे और वैसे भी एशियन लोग आसानी से नजर में आ जाते हैं। फिर वो लैला को कुछ पैसे भी देता है ताकि कोई सस्ता सा मोटल देखकर वो रूम ले सके और कहता है मैं अभी एक पुलिस वाले से मिलकर आता हूँ। फिर लैला अपने रास्ते चली जाती है और रिचर मैरिक के साथ अपने रास्ते। वहां से निकलकर रिचर सीधा डिटेक्टिव तारा के पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें मौका ए वारदात पर कोई पेनड्राइव मिली थी? तारा कहती है कि सुबह FBI वालों को भी यही जवाब दिया था जो तुम्हें दे रही हूं, मुझे कोई पेनड्राइव नहीं मिली। क्यों? क्या था उस पेनड्राइव में? रिचर कहता है कुछ तो था जो सुबह से 2 कातिल मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। फिर तारा पूछती है क्या हुआ उन दोनों के साथ? रिचर कहता है भाग गए। फिर तारा उसको कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर खून जमा है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। रिचर कहता है ये खून मेरा नहीं है, मैं तो बस तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूं। फिर तारा उसको समझाती है देखो ना मेरी, ना जिसकी लाठी ना मेरी भैंस, मुझे तुम्हारे इस पूरे झमेले में नहीं पड़ना। अब मैं घर जाऊंगी, आराम से टीवी देखूंगी और 5 साल तक अपनी ड्यूटी करके फिर पेंशन लेकर यहां से निकल जाऊंगी। इसलिए अगर तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े तो ये हीरो है ना तुम्हारे साथ, पुलिस वाला तुम्हारे लिए काफी है। फिर तारा के जाने के बाद रिचर कहता है अब मैं सीधा सैमसन से ही जाकर मिलूंगा, लेकिन मैरी कहता है कि हम वहां पर पुलिस की कार नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ DC के लिए हर रात एक ट्रेन चलती है, मैं तुम्हें शाम को प्लेटफॉर्म पर ही मिलूंगा। फिर जब रिचर वहां से जाने लगता है तो वहां पर सूट बूट पहने कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जब रिचर उनसे बात करने के लिए नहीं मानता तो वो लोग उसको बेहोश करने वाली एक डांट लगा देते हैं, लेकिन एक डांट से रिचर का कुछ भी नहीं होता और वो उनकी धुलाई करने लगता है। अब मजबूरी में उनको रिचर के ऊपर दूसरी डांट भी लगानी पड़ती है। फिर जैसे ही रिचर अनकॉन्शियस होता है तो वो लोग उसको उठाकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।